नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जो आपको बता दें वाराणसी में सीएम योगी का 2 दिवसीय दौरा कल से शुरू होगा। आपको बता दें कल अयोध्या के बाद वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी और साथ ही बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ आपको बता दें कि विकास कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे सीएम योगी और 8 फरवरी को गाजीपुर के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर सीएम योगी वाराणसी का दौरा करेंगे कल और उसके बाद वो गाजीपुर भी जाएंगे, साथ ही श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे और उसके साथ साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही स्थलीय निरीक्षण कर 8 फरवरी को गाजीपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिजनौर में दिन दहाड़े रची गई हत्या की साजिश, मृतक के परिजनों ने एसपी को किया घेराव। जिसके बाद आपको बता दें भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ एसपी का घेराव कर एसपी दफ्तर में सैकड़ों लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। इसी के साथ आपको बता दें कि थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने की मांग भी जो है वो की गई है। तो इसके साथ ही प्रदर्शन के दौरान धारा 144 का उल्लंघन किया गया है और आपको बता दें कि भाजपा नेताओं ने इस धारा 144 का उल्लंघन किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आर्या न्यूज के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने की मांग उठाई जा रही है। आपको बताते चलें कि ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है बिजनौर से, जहां दिन दहाड़े हत्या की साजिश रची गई और जिसके बाद मृतक के परिजनों ने एसपी का घेराव कर लिया है। और इसी के साथ जिस तरह आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भाजपा नेताओं के साथ साथ एसपी का घेराव कर लिया गया है और एसपी दफ्तर में सैकड़ों लोगों की भीड़ जो है इस वक्त मौजूद है और वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने की भी मांग की है। तो मैं इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए लोकेंद्र कुमार हमारे संवाददाता मौजूद हैं। लोकेंद्र जी, क्या रहा पूरा मामला? पल्लवी जी, मैं आपको बता दूं कल की घटना है। ये कल लगभग 3 बजे के आसपास इन्होंने रचित को झालू में घेर कर 5 ये बताए जा रहे हैं 5 बदमाश थे। इन्होंने तबातोड़ फायरिंग एक दुकान पर की, क्योंकि वो दुकान पर मोबाइल अपना लेने गए थे रचित, तो वहीं गोलियों से इसे भून दिया और कई गोली इसके लगी भी हैं और मौके पर इसकी मौत हो गई थी। इसी के विरोध में इसके घरकों ने कल भी विरोध जताया था कि हम जब तक इनको पकड़ के फांसी नहीं देंगे हम अपने डेड बॉडी का मतलब क्रियाक्रम नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस के सूझबूझ के चलते पीएम तो हो गया था। आज इन्होंने एसपी ऑफिस का घेराव किया है। वहाँ एसपी ऑफिस में मांग कर रहे हैं कि जो भी पकड़े गए 4 बदमाशों को फांसी दे, तब हम यहाँ से हटेंगे। पर लोकेंद्र जी, क्या नजर आ रहा है, पुलिस क्या अपना काम करेगी नहीं? इन्हें किस बिना पर जो है इस तरह का विरोध किया जा रहा है? इनकी मांग है पल्लवी जी, इनकी मांग ये है कि इनको फांसी दें या हमें सौंपे, हम इनका इलाज करेंगे। लेकिन प्रशासन ने साफ मना कर दिया पुलिस ने कि जैसे कार्रवाई की जाएगी लगातार उसी तरह कार्रवाई की जाएगी। इनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। एक जो बचा है उसकी भी तलाश की जा रही है, जल्द से जल्द पकड़ने की एसपी कप्तान ने भरोसा दिलाया। जल्द से जल्द इसे भी पकड़ लिया जाएगा। लोकेंद्र जी, सत्ता में बैठी है बीजेपी की सरकार और वो खुद ही जब इस तरह से धारा 144 का उल्लंघन करेंगे तो कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा? कानून व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं, इसमें जो पुलिस मुस्तैद थी और वीडियोग्राफी भी कराई गई है, लगता है इसमें मुकदमे भी दर्ज कराएंगे धारा 144 का उल्लंघन करने पर। तो ये जो आरोपी पकड़े गए हैं, इनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है क्या? क्या वजह है कि लोग इस तरह से विरोध प्रदर्शन करें? क्योंकि अगर आरोपी पकड़े जा चुके हैं तो जाहिर सी बात है कार्रवाई तो की ही जाएगी। नहीं, पॉलिटेक्निक मतलब जो है इसमें कोई किसी का भी नहीं है, कोई किसी नेता के, ये ना तो बसपा से है ना सपा से, मतलब इनका कोई भी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। इनकी आपस की ही मुठभेड़ थी जिसके चलते उनका मौका बैठा, उन्होंने इसको मौत के घाट उतार दिया। 2 दिन पहले ही ये जेल से छूटे थे बदमाश जो है, और इन्होंने फिर दोबारा ये हरकत कर दी। सबसे बड़ी बात ये, मारने के बाद वही मौके पर बैठ गए, भागे भी नहीं और पुलिस आई है इनको पकड़ कर ले गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेंद्र जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका।
तो जैसा कि आपने देखा किस तरह से जो है भाजपा कार्यकर्ता खुद ही प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां बुलंदशहर से मामला सामने आया है। आपको बताते चले कृषि कानून के विरोध में किया गया प्रदर्शन, किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने किसानों ने विरोध कर थाना प्रभारी को सौंपा है ज्ञापन, जिसके बाद ज्ञापन के बाद प्रदर्शन में किसान सभा के सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद। और इसी बीच सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापसी करने की मांग भी सामने की गई है। आपको बता दें कि देश भर में इस वक्त जो है किसानों ने चक्का जाम किया था, जो हाल ही में बंद किया गया है। और इसके बाद अब जो है कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराते हुए अपना ज्ञापन सौंप दिया है, जिसमें साफ तौर पर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग जो है वो की जा रही है। आपको बताते चले बुलंदशहर का ये मामला सामने आया है, जहां पे कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया गया और किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप दिया है। आपको बताते चले बुलंदशहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां प्रदर्शन में किसान सभा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे और लगातार उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस करने के नारे भी लगाए और साथ साथ थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप दिया है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। तो वहीं आपको बताते चले पूरे देश भर में जो है चक्का जाम किसानों ने किया था, यूपी उत्तराखंड छोड़कर। तो जो 74 दिन से लगातार संयुक्त मोर्चे का अभियान चल रहा है, सारे बॉर्डर्स पर किसान पड़े हैं और वही तीनों कृषि काले कानून को वो है पराली वाला कानून है और आपका ये बिजली कानून 2020 जिसको लेके आने की मोदी सरकार की तैयारी है, उसी के विरोध में और इनको रिफिल करने के समर्थन में ये सारा का सारा। तो आपको बता दें किस तरह से किसान जो हैं, आप देख सकते हैं ताज़ा तस्वीरों में किसानों का जत्था लगा हुआ है, साथ साथ झंडे लेकर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। साथ ही एक तरीके से एक तरफ तो शांतिपूर्ण तरीके से पूरा प्रदर्शन किया गया है। तो मैं इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यवीर जो है मौजूद हैं। सत्यवीर जी, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है इस वक्त वहां पर? देखिए पल्ली को बात बता दूं, फिलहाल हम सिकंदराबाद की बात करते तो वहाँ पे जो है आधे घंटे के लिए NH 91 जाम किया था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले वहाँ पे दो पुलिसकर्मियों की जो है हत्या हो गई, मौत हो गई थी। उसी को लेकर उन्होंने फ्लाईओवर की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है और आधे घंटे के लिए रोड जाम किया था। जी, तो इस दौरान जो है किस तरह के हालात सामने आए हैं? देखिए फिलहाल वहाँ पुलिस मुस्तैद थी और जिस तरह से उन्होंने जाम किया था NH 91 में, तो शांतिपूर्ण किया था और आधे घंटे के लिए किया था उन्होंने। और आपको बता दें कि जिस तरह से PSC के जवान थे, जो टैंकर उनके ऊपर चढ़ा था, उसको लेकर वहाँ फ्लाईओवर बनवाने के लिए वो मांग कर रहे हैं और कई बार पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं। और बताया जा रहा है कि वहाँ 5 साल में लगभग 70 मौतें हो चुकी हैं। जी, तो जिस तरह से ज्ञापन सौंपा गया है और क्या क्या मांगे रखी गई हैं किसानों द्वारा वहाँ पर? देखिए उनकी साफ तौर से यही मांगे हैं कि जिस तरह से तीनों कानून में ये वापस ले जाए और हमारा बनना आंदोलन जारी रहेगा और एक यहाँ फ्लाईओवर बनना चाहिए, जिससे कि यहाँ जो हादसा होते हैं आए दिन वो हादसा ना हो। तो ये ऐसी हुई कई मांग थी जिनको लेकर उन्होंने जो है प्रदर्शन किया है और वहाँ पर जो है आधे घंटे रोड भी जाम किया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां सहारनपुर स्टेशन पर कोयले से भरी तेज रफ्तार मालगाड़ी का पहिया पटरी से नीचे उतर गया। तो वहीं आपको बता दें कि बड़ा हादसा होने से बच गया, लेकिन दरअसल मुरादाबाद से अंबाला की ओर जा रही तेज गति से कोयले से भरी मालगाड़ी के सबसे पीछे के डब्बे का पहिया सहारनपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंचते ही नीचे उतर गया है। तो मैं आपको ये भी बता दें कि मालगाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि मालगाड़ी के डब्बे ने अपने पीछे 500 मीटर तक रेलवे ट्रैक को उखाड़ते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आकर रुक गई। तो वहीं मालगाड़ी द्वारा उखाड़ी गई ट्रेन की पटरी के कारण इस हादसे में कई ट्रेनें प्रभावित हो गई हैं। हालांकि मालगाड़ी के ट्रेन से उतरने की सूचना मिलने पर आनन फानन में रेलवे अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य के उसमें जुट गए हैं। साथ ये भी बता दें आपको कि सहारनपुर स्टेशन मास्टर ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि मालगाड़ी की पटरी से उतरने में किसी भी तरह का कोई भी हादसा नहीं हुआ है और जल्द से जल्द मालगाड़ी को दोबारा से पटरी पर खड़ा कर दिया जाएगा। तो इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए शहजाद अंजुम हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। शहजाद जी, किस तरह की स्थिति इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है? जी पल्लवी जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। ये
जो ट्रेन आ रही थी मुरादाबाद से अंबाला की और जा रही थी, ट्रेन इतनी गति तेज थी कि सहारनपुर 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर और उसका पहिया उतर गया। जबकि पहिया उतरने की कुछ ऐसी सूचना नहीं है जो कोई खतरे का कारण बना रहा। मौके पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाकी जी। क्या कुछ कारण सामने आया, पहिया इस तरह से उतर गया है मालगाड़ी का? ये काफी बड़ी जो घटना है अपने आप में है और काफी बड़ा हादसा जो है इससे हो सकता था। देखिए, ऐसा कुछ सेपरेट मामला सामने नहीं आया, लेकिन जहां तक का गाड़ी काफी रफ्तार तेज थी और मालगाड़ी जिसको कहते हैं कि काफी का लोडिंग होता है, उस कारण के जैसा कि सहारनपुर से पहले किसी रेलवे ट्रैक पर बहुत धीमे करी जाती है ट्रेन को, तो ऐसा कुछ नहीं किया गया। जी, तो क्या ओवर स्पीड थी गाड़ी, आप ये कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ओवर स्पीड की वजह से इस तरह का ये हादसा हुआ है जो सामने आया। रेलवे अधिकारी कोई इस मामले में कुछ बोलते हुए नजर आया है? देखिए, रेलवे स्टेशन मास्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि मालगाड़ी की पटरी उतरने से किसी तरह का भी कोई हादसा नहीं हुआ है और जल्द से जल्द मालगाड़ी दोबारा पटरी पर चढ़ाने की आगे ऐसे कुछ नहीं हुआ। और इसकी वजह से कितनी गाड़ियां तकरीबन प्रभावित हुई हैं? जी, ऐसे तो कोई गाड़ी नहीं है, बाकी उसको जैसा रेल पटरी से उतरी उसको तुरंत उन्होंने चढ़ा भी दिया था, बाकी इस तरह से कुछ नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बुलंदशहर से पीएम आवास योजना के नाम पर महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया है, जहां जालसाजों की टीम पीएम आवास योजना की दूसरी किश्त और निर्माणाधीन मकानों के सर्वे करने पहुंची थी, जिसके बाद ही बैंक दस्तावेजों की डिटेल लेने के बाद फर्जी टीम ने सदस्य जो हैं वो मौके से गायब हो गए और बताया जा रहा है कि फर्जी टीम के जाने के बाद लाभार्थियों के बैंक अकाउंट से करीब 10-10 हजार रुपए काटे गए हैं। तो वहीं महिलाओं ने पूरी ठगी की शिकायत जो है पुलिस में दर्ज करवा दी है। फिलहाल पुलिस मामले को दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। 2 जने आए थे, वो कह रहे थे कि हम सर्वे डिपार्टमेंट से आए हैं, आपका घर कंप्लीट मतलब जो मोदी योजना से घर बना है कि उसके बारे में पूछताछ करने आए हैं। तो बोले कि आपकी किस्त पूरी आ गई? मैंने कि हाँ सर। बोले तो अपना आधार नंबर दे दो। उससे पहले हमारे सामने वाले उनका चेक कर रहे हैं आधार कार्ड ही। तो मैंने कि जब इनका देख रहे तो देख ही रहे होंगे, मैंने भी आधार कार्ड ला कर दे दिया। उन्होंने नंबर लिया, बोला कि ठीक है आपकी एक उसमें पैसे आएंगे और आप अपना आधार नंबर दे दो। आधार नंबर ना बोला कोई बात ना, फोटो स्टेट ही दे दीजिए। मैंने फोटो स्टेट दे दी और बोला कि इस पे अंगूठा और लगा दो। इतनी बड़ी एक मशीन ही लाल कलर की, उस पर अंगूठा लगवाया। थोड़ी देर बाद ही जब फिर चले गए, फिर फोन पे मैसेज आया तो बैंक में 10,000 रुपए 10 के 10 गायब हो गए। कह रहे हम सर्वे डिपार्टमेंट में आए हैं तो अपना मकान कंप्लीट हो गया। मैंने हाँ जी कंप्लीट हो गया। नो तुम्हारा तो पैसे पूरे कंप्लीट आ गए? जी आ गए। फिर कहने के अपना आधार कार्ड दिखाओ। मैंने आधार कार्ड दिखा दिया। उन्होंने नाम पूछा, फोन नंबर मांग रहे थे। मैंने नंबर दिया नहीं, मुझे पता ही नहीं। तो कितने लोग थे? 2 जने थे, एक तो सांवला सा था और एक गोरा सा था, कंजी। तो वहीं इस पूरे मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्यवीर जी, हमारे संवाददाता। सत्यवीर जी, किस तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से अभी तक सामने आई है? देखिए, पुलिस फिलहाल इसमें जांच कर रही है और जिस तरह से आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बुलंदशहर के थाना क्षेत्र में कुछ मकान बनाए गए थे, उसको देखते हुए वहाँ पे कुछ लोगों ने वहाँ पे आए और चेक करने के बहाने से और आधार कार्ड लिया और बताया जा रहा है कि उन्होंने 10-10 हजार रुपए खाते से निकाल लिए हैं। तो देखिए, बता दूं आपको, जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने मकान बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे मामले जिले में कई बार सामने आ चुके हैं और जहां तक है कि धांधली की जाती है। जी, तो और कितनी महिलाएं तकरीबन वहां पर हैं जिनके खाते से इस तरह से पैसे निकाले गए हैं? देखिए पल्लवी, बिल्कुल आप बता दूं, कुछ दिन पहले की घटना है शिकारपुर क्षेत्र की, जहाँ आवास विकास के नाम पे ही और काफी लोगों पे से पैसे ऐसे गए थे 10-20 हजार रुपए, जिनमें प्रशासन तरफ से कार्रवाई की गई थी, उन्हें निलंबित किया गया था। तो अब देखने वाली बात होगी कि यदि वो प्रशासन से है या कोई अलग है, तो ये पुलिस जांच कर रही है और कार्रवाई करने की बात कह रही है। सत्यवीर जी, एक बहुत बड़ी सरकारी योजना है ये, उसमें इस तरह के धोखाधड़ी के मामले जो सामने आ रहे हैं, ये अपने आप में बड़े शर्मनाक हैं। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पहले भी ये घटना की जा चुकी है, तो प्रशासन क्या कर रहा है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरह से आवास विकास की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास विकास में तो कई जेई और फील्ड ऑफिसर तमाम तरह के अधिकारी उनके पास जाते हैं और तमाम तरह के सवाल करते हैं उनसे कि आपकी किस्त आई नहीं आई और कितना आ गया, इतना और आएगा। तो कहने के किसी बहाने से वो लोग कैसे ऐसे हैं
और एंट्री के बाद में वो जो है फिर फरार हो जाती है और ट्रांसफर अपना कहीं कहीं करा लेती हैं। जी, कोई गिरफ्तारी अभी तक की गई है क्या? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, फिलहाल ये आज की घटना है, तो पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। फिलहाल अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और फिलहाल पुलिस में जल्द गिरफ्तारी करने की बात भी कह रही है। जी सत्यवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो वहीं अगली खबर सहारनपुर से सामने आई है। आपको बता दें, सहारनपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत सिटीजन फीडबैक में सहारनपुर 2 लाख का आंकड़ा पार कर अपनी श्रेणी में देश में लगातार नंबर 1 पर चल रहा है। तो वहीं नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने अधिकारियों और सफाई निरीक्षकों को सिटीजन फीडबैक में और तेजी से जुट जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सफाई निरीक्षकों को सभी वार्डों में साफ सफाई के लिए लगातार विशेष सफाई अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। तो वहीं इस दौरान आपको बता दें, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 जो है उसकी रैंकिंग में नंबर 1 पर आने के लिए सहारनपुर लगातार कोशिश कर रहा है और इसके लिए जहां साफ सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है, वहीं सिटीजन फीडबैक में भी निगम की टीमें जी जान से जुटी हुई है। तो वहीं इस बीच 1 लाख से 10 लाख की जो जनसंख्या वाली श्रेणी में सहारनपुर सिटीजन फीडबैक में लगातार नंबर 1 पर रहते हुए 2 लाख का आंकड़ा भी पार कर चुका है। आपको बता दें, सिटीजन फीडबैक का यह आंकड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण फीडबैक में सहारनपुर को नंबर 1 की दौड़ में आगे रखने के लिए काफी मददगार साबित होगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में हत्या की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें खूनी के बाद घर में रह रहे 80 साल की वृद्ध महिला का शव घर पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। शव मिलने से ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तो वहीं ये पूरा मामला पारिवारिक विवाद का बताया जा रहा है, जिसमें वृद्ध महिला की हत्या संपत्ति को लेकर की गई। और आपको बता दें कि महिला के नाम पर 3 बीघा खेत है, जिसको लेकर कुछ दिन पहले ही पारिवारिक विवाद हुआ था। और साथ ही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं नए कृषि कानून को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में हस्ताक्षर लिया और कहा, तोमर जी ने यह भी कहा कि 3 कृषि कानूनों का मुद्दा इस समय ज्वलित में है और विपक्ष के सदस्यों का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सरकार को कोसने में कोई कंजूसी नहीं छोड़ी है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में एक तरफ जहां पूरा देश परेशान है, वहीं नए कृषि कानूनों को लेकर देश के किसान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही अब सियासत भी अपने चरम पर है। विपक्षी पार्टियां किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही हैं और सियासत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। बता दें, विपक्ष नए कृषि कानून को काला कानून बता रहे हैं, तो वहीं एक तरफ सरकार नए कृषि कानून का गुणगान गा रही है और दावा कर रही है कि नए कृषि कानून से किसानों को लाभ होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लिया और सदन में तोमर ने नए कृषि कानूनों पर मचे विवाद का जिक्र करते हुए कुछ ऐसा कहा कि विपक्षी सदस्य भी खिलखिला उठे। दरअसल नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 3 कृषि कानूनों का मुद्दा इस समय ज्वलंत है। मैं विपक्ष के मेंबर्स को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सरकार को कोसने में कोई कंजूसी नहीं की। साथ ही कहा कि कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। इतना कहना था कि कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा मुंह दबाकर हंसते दिखाई दिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने आगे कहा कि मैं 2 महीने से किसान यूनियन से भी यही पूछता रहा कि इन कानूनों में काला क्या है, मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। मैंने सबकी बात सुनी, लेकिन कानून के प्रावधान किसान के प्रतिकूल कैसे हैं, यह बताने की कोशिश किसी ने नहीं की। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत सरकार पूरी तरीके से किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार सम्मान से बुलाकर बातचीत की है। एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। साथ ही तोमर ने कहा कि दुनिया जानती है कि पानी से खेती होती है,
खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। किसान नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार और किसान के बीच में समाधान का रास्ता कब साफ होगा। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। इसी के साथ फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।